बेगूसराय गोलीकांड के चारों अभियुक्त पकड़े गए, ऐसा पुलिस दावा कर रही है। इस पर जिस तरह के बयान आए वो पूरे बिहार को शर्मसार करने वाली थे। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछड़े और मुस्लिम बहुल इलाके में गोलीबारी की गई थी, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं थी। उस गोलीबारी में एक भी मुस्लिम को गोली नहीं लगी और सभी जाति वर्ग के लोगों को गोली लगी। उसमें अगड़े भी थे, पिछड़े भी थे। तो ये जो नेताओं की जुबान फिसल रही है, मुझे लगता है कि यही कारण है कि बिहार एक फिर से नए अराजक दौर में पहुंच गया है। इसमें सबसे बड़ा सवाल पुलिस के तहकीकात पर गिरिराज सिंह ने लगाया है। उनका यह दावा है कि ये असली आरोपी नहीं है। ये 2005 में जब नीतीश कुमार आए थे उस समय सबसे बड़ी जो समस्या थी लॉ एंड ऑर्डर की थी। आज भी सबसे बड़ी बिहार की जो समस्या है वो लॉ एंड ऑर्डर की है। आज एक घटना घटती नहीं कि दूसरी घटना उसी इलाके में सुनने को मिल जाती। नमस्कार, संक्षिप्त में आपका स्वागत है। आज बेगूसराय गोलीकांड के चारों अभियुक्त पकड़े गए, ऐसा पुलिस दावा कर रही है। ये चार अभियुक्त गत 13 सितंबर को 28 किलोमीटर तक गोलीबारी करते रहे और बाद में पुलिस ने इसे पकड़ा। लेकिन इस गोलीकांड से कई प्रश्न उठे हैं जिसका जवाब अभी मिलना बाकी है। इसमें सबसे बड़ा सवाल पुलिस के तहकीकात पर गिरिराज सिंह ने लगाया है। उनका यह दावा है कि ये असली आरोपी नहीं है, असली आरोपी कोई और है जिसे सरकार साजिश के तहत छुपा रही है। इस गोलीबारी की घटना को गिरिराज सिंह ने आतंकी हमला कहा है। ये दूसरी आतंकी हमला कहा जा सकता है क्योंकि इसके पहले भी नीतीश कुमार के राज्य में 2013 की गांधी मैदान की रैली में सीरियल ब्लास्ट हुआ था। उस समय के प्रधानमंत्री के प्रस्तावित उम्मीदवार तो नहीं थे, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नरेंद्र मोदी होंगे। उनकी सभा थी पटना में और उसमें सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था। दुनिया की ये अनूठी घटना थी जिसमें लगातार बम ब्लास्ट हो रहे थे और भगदड़ नहीं मची। लोगों के मन में नरेंद्र मोदी को लेकर एक दीवानापन था उन दिनों। खैर, और ये एक दूसरी घटना है। उस समय के अभियुक्त भी पकड़े गए, कार्रवाइयाँ भी हुई, और अब की जो घटना है इस पर जिस तरह के बयान आए वो पूरे बिहार को शर्मसार करने वाली थे। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि वो इस इलाके में गोलीबारी इसलिए की गई थी। 13 की घटना और 14 को मुख्यमंत्री का बयान आया। पर्याप्त समय था नीतीश जी को कि वो अपनी अगर 17 वर्षों से हैं मोटे तौर पे मुख्यमंत्री के तौर पर, और उन्होंने अपनी विकसित की होती, अगर बेहतर तरीके से पुलिस और सूचना का तंत्र विकसित किया रहता, खुफिया तंत्र विकसित किया रहता, तो अब तक उनको ये जानकारी मिल जानी चाहिए थी कि आखिर घटना क्यों घटी। लेकिन खैर, गिरफ्त में नहीं आए थे और उन्होंने बगैर जाने समझे बिहार को शर्मसार कर दिया, मैं कहूँगा तो। क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया वो उनका बयान था कि पिछड़े और मुस्लिम बहुल इलाके में गोलीबारी की गई थी। उनका तात्पर्य था कि दंगा भड़काने के लिए वो बार बार जो कह रहे हैं कि भाजपा दंगा भड़काने की साजिश कर सकती है 2024 के चुनाव को लेकर के, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं थी। उस गोलीबारी में एक भी मुस्लिम को गोली नहीं लगी और सभी जाति वर्ग के लोगों को गोली लगी। उसमें अगड़े भी थे, पिछड़े भी थे और दलित भी थे। मरने वाला व्यक्ति जो था वो मजदूरी करता है, धानुक जाति से है। धानुक लोग बार बार दावा करते हैं नीतीश कुमार हमारी वोट पे ये मुख्यमंत्री बने हैं, वो तो खुद अति पिछड़े हैं, यानी धानुक अति पिछड़े हैं और पचपनिया के नाम पर उनका वोट नीतीश कुमार ले लेते हैं और उनको ठगते रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद एक सांसद राज्यसभा कोटे से गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, शंभू शरण पटेल। खैर, तो ये उस घटना की बात थी, लेकिन नीतीश कुमार ने त्वरित उनकी कार्रवाई, उनकी प्रतिक्रिया आ गई, उसको लेकर के काफ़ी बवाल भी मचा। और आज जो पुलिस तहकीकात में बात सामने आई है उसमें 4 शूटर को गिरफ्तार कर, 4 जो अभियुक्त थे
2 बाइक चला रहे थे और 2 गोली बरसा रहे थे। ऐसे 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ने का दावा किया है, जिनका नाम है युवराज, सुमित, केशव नागा और चुनचुन। ऐसे चारों लोगों को पकड़ा है, लेकिन इन पर सवालिया निशान उठे हैं और पुलिस ने जो दावा किया है वो दावा किया है कि 9mm के देसी पिस्टल से गोली चलाई। अब जरा क्राइम एक्सपर्ट की हम बात सुन लें तो क्राइम एक्सपर्ट कहते हैं कि गोली पर जो पिन के निशान होते हैं, जो ट्रिगर दबाने के बाद जो गोली के निशान खोखे पे आते हैं, खोखा जो मिला था घटनास्थल से, उस खोखे को देख करके आप कह सकते हैं, उस पे जो निशान लगे हैं उसको देख करके आप कह सकते हैं कि ये देसी पिस्टल से चलाया गया है या विदेशी पिस्टल से चलाया गया है, जिसको रेगुलर पिस्टल कहते हैं, जो देसी कट्टा यानी कि अवैध कट्टे से चलाया गया है। दोनों के घाव में भी फर्क होता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दोनों के घाव में भी फर्क होता है कि विदेशी पिस्टल या कहिए जिसको सामान्यतः लोग पिस्टल कहते हैं, जिसे लोग यूज़ करते हैं, लाइसेंस जिसके लिए मिलता है, उस पिस्टल से अगर गोली चलेगी तो उसका घाव, जहाँ पर वो उससे निकले हुए गोली के जो निशान होंगे, जिससे जो घाव होगा वो थोड़ा छोटा होता है, जबकि देसी कट्टे से बड़ा घाव बनता है। लेकिन पुलिस ने ये बताया नहीं कि देसी कट्टे से ये गोली चलाई गई है तो उसका जो खोखा मिला है क्या वो देसी, उस पर निशान जो थे वो देसी कट्टे के थे। अभी पुलिस ने इस बात को नहीं बताया है, इस पर भी अभी हमें जानकारी लेनी होगी। साथ ही जो बारूद के निशान होते हैं, जब अपराधी गोली चलाता है तो कुछ न कुछ बारूद का हिस्सा उसके हाथ पर भी रह जाता है और दूसरा उसका मिलान कराया जाता है जिसको गोली लगी रहती है उससे, क्योंकि उसके बारूद से इसका बारूद दोनों मिलता है तो पता चलता है कि उसी व्यक्ति ने गोली चलाई है। अभी बहुत सारी बातें आनी है। अब गिरिराज सिंह की बातों में कितना दम है ये तो भविष्य बताएगा। और जैसा कि होता रहा है कि कई मनगढ़ंत बातें भी गढ़ दी जाती हैं और इसीलिए पुलिस की छवि भी खराब होती है। तो इन बातों पर भी आगे पुलिस को सफाई देनी पड़ेगी। मैं बार बार कहता हूं कि पुलिस की छवि को लेकर के बार बार शंकाएं राजनेताओं ने खड़ी की है। मुझे याद है कि 2005 में जब नीतीश कुमार आए थे, उस समय सबसे बड़ी जो समस्या थी लॉ एंड ऑर्डर की थी। आज भी सबसे बड़ी बिहार की जो समस्या है वो लॉ एंड ऑर्डर की है। उस समय नीतीश कुमार ने डीजीपी को फ्री हैंड दिया था और ईमानदारी के साथ फ्री हैंड उन्होंने दिया था। आज हम सामान्य लोग ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि नीतीश कुमार फ्री हैंड दे रहे हैं अपने डीजीपी को क्राइम हैंडल करने के लिए। तो क्या ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने 2005 में डीजीपी को खुली छूट दे रखी थी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए? उस समय की स्थिति ये थी कि अपराधी बिल में डूब गए थे या बिहार से छोड़ करके चले गए थे। आज वो स्थिति नहीं है। आज एक घटना घटती नहीं कि दूसरी घटना उसी इलाके में सुनने को मिल जाती है। आए दिन अभी बेगूसराय की घटना घटी नहीं कि दूसरे इलाके से इस तरह की घटना नहीं घटी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मर्डर की खबर आएगी, रेप की खबर आएगी। अभी एक और बेतुका बयान मैं साथ में अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहूँगा जो जीतन राम मांझी साहब ने दे दिया। वैशाली की गैंग पीड़ित जो गैंग रेप की जो घटना घटी है, निंदनीय घटना थी, उसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या बयान दे दिया कि ये सब तो होते रहता है। उसी वक्तव्य का जो बाकी हिस्सा था वो ये था कि जनसंख्या अधिक होगी तो ऐसी घटनाएं घटेंगी, ज़्यादा बर्तन रहता है तो ढन मनाता है। अब साहब ढन मनाता है तो ढन मनाने से रोकने का काम ही तो पुलिस का है, उसको रोकने का ही तो काम प्रशासन का है, उसी को रोकने का काम तो सरकारें करती हैं। अगर ये काम आप नहीं कर सकते हैं तो आप हट जाइए सरकार से और वापस आप विपक्ष में आकर के जनता के सवालों को उठाइए। तो ये जो नेताओं की जुबान फिसल रही है, मुझे लगता है कि यही कारण है कि बिहार एक फिर से नए अराजक दौर में पहुंच गया है और इस अराजक दौर से निकलने का काम जनता का है कि वो ऐसे राजनेताओं को सिर्फ वोट की ताकत से ही नहीं, जन प्रदर्शन से, चिट्ठियां लिख करके, जो भी शांतिप्रिय तरीके हो सकते हैं उस तरीके से ऐसे राजनेताओं को बताना चाहिए कि आप सम्मानीय पद पे हैं, आप जिम्मेवार पद पे हैं, आपकी जुबान नहीं फिसलनी चाहिए। आप ईमानदारी से, संयम से और तथ्यों के साथ जानकारी मिले तो आप अपने वक्तव्य को दें, अन्यथा न दें, चुप रहें, मौन रहें। नीतीश कुमार अगर कह देते हैं कि मुझे ये घटना की विस्तृत जानकारी नहीं है, पुलिस की जो तहकीकात होगी उसके बाद मैं ही कुछ बोल पाऊंगा, कौन सी बड़ी बात थी। आज बिहार जिस अराजक दौर में है उसमें सर्वदलीय बैठक की बात मैं करना चाहता हूं। सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले
और ताकि ये अपराध का जो आंकड़ा है वो रुके और लोगों को ही पता चले कि सारे राजनेता इस मामले में बड़े अति संवेदनशील हैं। मैं तो सिर्फ इतना ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि फिर से ऐसी घटना बिहार में न घटे, बिहार में कोई अपनी बच्ची गैंग रेप या किसी तरह की सेक्सुअल हरासमेंट की शिकार ना हो, कोई आदमी किसी भी अपराध का शिकार ना हो। बस इतना ही विनती करते हुए आज की बातचीत में समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।